कक्षा 10 के अंदर पिछले वीडियो में अपन ने गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अपन ने देखा था और 16.4 जो प्रश्नावली थी उसमें अपन ने देखा था कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे। अच्छा, इसमें एक बात देखने लायक थी कि आपने जो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था उसमें खोखले गोलन का जो बात थी वो बहुत ही अलग थी। तो खोखले गोलन का यदि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और या फिर उनका आयतन यदि याद करना है तो खोखले गोले का आयतन और खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यदि ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। उसके लिए जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 14 देखा था वो शायद आपने किया होगा। आज अपन बात करेंगे। अच्छा, एक बात और, आपकी जो 16वीं प्रश्नावली है वो 16वीं प्रश्नावली की जो विभिन्न प्रश्नमाला है उस विभिन्न प्रश्नमाला के सवाल भी आपको करने हैं। विभिन्न प्रश्नमाला के जो सवाल है वो भी आपको करने हैं। अब करने कौन कौन से हैं एक बार आप जो ज़्यादा बहुत ही अच्छा उदाहरण के लिए तो मैंने पहले कहा था उदाहरण आपको करने ही करने, उदाहरण तो आपको करने ही करने हैं और उदाहरणों के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जो तत्व है वो शामिल होते हैं। तो आज हम बात करेंगे बहुपद के बारे में कि ये बहुपद क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है अपने आप में। ये बहुपद क्या है, कैसे बनते हैं और इसके अंदर क्या क्या राशियां होती हैं वो सारी बातें अपन पढ़ेंगे। आपने देखिए पिछले वर्ष कक्षा 9 के अंदर अपन ने बहुपद वाली जो प्रश्नावली थी वो पढ़ी थी जिसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। पीएक्स क्यों कहा जाता है, बहुपद है एक्स चर वाला। जो पिछले गत वर्ष में पढ़े हुए विद्यार्थी हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। पी का मतलब होता है पोलिनोमिनी और पोलिनोमिनी का मतलब होता है बहुपद। इसका मतलब ये बहुपद है, ये बहुपद है कौन से चर राशि वाला, वो चर राशि कौन सी इसकी एक्स है, चर राशि कौन सी इसकी एक्स है। तो एक्स चर राशि वाले बहुपद का आपको उसका कोई मान ज्ञात करवाना चाहता है या कोई गुणनखंड करवाना चाहता है वो सारी बातें। अब उसके बाद ये जो आपका बहुपद है इस बहुपद के अंदर दो तरीके के मान आते हैं। बहुपद के अंदर दो तरीके के मान, एक तो होती है चर मान और एक होता है अचर मान। एक तो होता है चर मान और एक होता है अचर मान। बहुपद में दो प्रकार के, यहां तक कि चाहे आप बीजीय व्यंजक को देख लो, बीजीय व्यंजक में भी दो प्रकार के मान आते हैं, चर मान और अचर मान। तो चर मान और अचर मानों के अंदर फर्क क्या है वो देखो। सबसे पहले तो चर मान किसे कहेंगे और अचर मान किसे कहेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले तो चर मान को किसे कहेंगे, चर मान वह मान, चर मान तो वह मान जो जिसके मान को या तो अपन बदल सकते हैं, जिसके मान को या तो बदल सकते हैं, जो परिवर्तनशील है मान, जो मान क्या है परिवर्तनशील है, जो मान परिवर्तनशील है या उसके मान को अपन बदल सकते हैं या उसके मान को बदलने के साथ साथ उनके मान को ज्ञात किया जा सकता है। उसके मान को क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो वो मान क्या कहलाता है, आपका चर मान कहलाता है। तो चर मानों का मान परिवर्तनशील होता है, उसको बदल सकते हैं या फिर उनके मानों को क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो वो कौन से मान कहलाते हैं, आपके चर मान कहलाते हैं। कौन से मान कहलाते हैं, चर मान कहलाते हैं। और एक बार चर मानों का जो अक्षर होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला का कोई सा भी अक्षर हो सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला का कोई सा भी अक्षर, अल्फाबेट ए से लेकर के। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, इसके अंदर स्मॉल लेटर ही काम में लिया जाएगा, कैपिटल लेटर काम में नहीं लिया जाता। बहुपद के अंदर आपको केवल और केवल स्मॉल लेटर काम में लिया जाएगा, कैपिटल लेटर कभी भी बहुपदों के अंदर इस्तेमाल में नहीं लिया जाता है, कभी बहुपदों के अंदर इस्तेमाल में
नहीं दिया जाता। तो आपको अगर चरमान को अगर प्रदर्शित करना है तो चरमान को प्रदर्शित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई सा भी अक्षर ए से लेकर के और जेड तक कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को आप काम में ले सकते हैं, वो सारे मान चरमानी माने जाएंगे, सारे मान चरमानी माने जाएंगे। अब इन चरमानों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है वो देखिए साहब। आप चरमानों को मैंने लिखा 4x 5x प्लस 2y प्लस 3 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो ये इस प्रकार के जो मैंने पद लिखे ये बहुपद कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। तो बहुपद के अंदर जो दो मान आते हैं चरमान और अचरमान। तो चरमान तो किसी का जो बदल सकते हैं या उनको परिवर्तित किया जा सकता है या जिसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कोई से भी अक्षर ए से लेकर के जेड तक। लेकिन एक बात मैं बार बार कर रहा हूं, बहुपद के अंदर आपको चरमानों को स्मॉल लेटर में लिखना, आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, सीधी बात है। स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना। मैंने आज दिन तक ऐसे कोई बहुपद नहीं देखे 4a प्लस 3b माइनस 2, मैंने आज दिन तक ऐसे कोई बहुपद नहीं देखी है। तो आप जब भी कोई बहुपदों को लिखो तो बहुपदों को लिखने के दौरान आप स्मॉल लेटर का काम में लेना है। अंग्रेजी वर्णमाला का कोई सा भी अक्षर आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है इसका। अब बात रही अचरमान की, तो अचरमान के अंतर्गत 0 से 1 से लेकर के 9 तक के अगर कोई भी अंक है तो कोई भी अंक आ सकता है, या 1 से लेकर के 9 तक अगर कोई अंकों से बनी हुई संख्या है वो संख्या भी आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बहुपद के अंदर बात जो आती है व्यंजकों का समूह होता है बहुपद। आपने कक्षा 8 में व्यंजक देखे थे, आपने व्यंजकों को जोड़ना और घटाना सीखा था कक्षा 8 के अंदर। वो व्यंजक चर और अचर राशियों का संयुक्त मिश्रण होता है, चर और अचर राशियों का संयुक्त मिश्रण होता है, वो तो व्यंजक कहलाता है। और व्यंजकों का जो समूह होता है वो कहलाता है आपका बहुपद। वो क्या कहलाता है, आपका बहुपद कहलाता है। तो चरमान और उस बहुपद के अंदर भी जब व्यंजक के अंदर चर और अचर राशि हो सकती है, पदों के अंदर चर और अचर राशि हो सकती है, तो बहुपद के अंदर अलग थोड़ी होगा। बहुपद के अंदर कोई चर राशि और अचर राशि होगी, बस फर्क इतना सा है कि जो बहुपद है वो व्यंजकों का एक समूह होता है। बाकी व्यंजक के अंदर तो 1 या 2 3 पद हो सकते हैं, लेकिन बहुपदों के अंदर तो नाम चलेगा बहुपद, यानी पदों की संख्या कितनी भी हो सकती है, पदों की संख्या कितनी भी हो सकती है। आई बात समझे? तो उन्हीं पदों को आपको क्या करना है, उन्हीं पदों को बहुपद कहा जाता है। अब ऐसे बहुपद एक पदी भी हो सकते हैं, द्विपदी भी हो सकते हैं, त्रिपदी भी हो सकते हैं, और 3 या 3 से ज्यादा अगर पद है तो फिर बहुपद कहा जा सकता है। फिर क्या कहा जा सकता है, बहुपद कहा जा सकता है। तो देखिए, तो चर और अचर राशियों का तो अपन ने देखा कि चर और अचर राशियां किस प्रकार से होती है। अब इन्हीं चर राशियों को चाहे आप घात के आधार पर घात के आधार पर भी आप बहुपदों का वर्गीकरण कर सकते हैं। घात के आधार पर, अब यहां पर घात के आधार पर पदों को देखें तो कैसे आप व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, यह एक बहुपद है। अब इस बहुपद के अंतर्गत सबसे बड़ी घात देखिए कौन सी है, सबसे बड़ी घात कितनी है, x की घात 2, x की घात 2। तो इसका मतलब इसको द्विघात कहा जा सकता है, इसको क्या कहा जा सकता है, द्विघात कहा जा सकता है। तो ऐसे पदों को द्विघात बहुपद कहा जाता है, ऐसे पदों को द्विघात बहुपद कहा जा सकता है। इनको कहा जाता है द्विघात बहुपद, यानी जिसके अंदर घात 2 उसको द्विघात बहुपद कहा जाता है। जिसके घात ही नहीं 3 हो उसको त्रिघात बहुपद भी कहा जा सकता है। जिसके अंदर घात 4 हो चतुर्घात बहुपदी कहा जा सकता है। तो घात के आधार पर भी जो बहुपद है
वो इनकी घात पर निर्भर करता है कि वो घात कैसी है, उसकी घातांक कैसी है। तो घात पर निर्भर करेगा कि वो घात कैसी है। जिस बहुपद के अंतर्गत सबसे बड़ी घात होगी बहुपद वैसा ही माना जाएगा। जिसके अंदर घात 2 है बहुपद की द्विघात कहलाएगा। जिसके अंदर बहुपद की घात 3 है अधिकतम, और कोई जरूरी नहीं है कि वो पहला पद ही, मध्य पद भी हो सकता है, अंतिम पद भी हो सकता है, चौथा पद भी हो सकता है, 5वां पद भी। बहुपद में तो पदों की संख्या कोई लिमिट नहीं होता। नाम से लग रहा है बहुपद, यानी पदों की संख्या कितनी भी हो सकती है, पदों की संख्या कितनी भी हो सकती है, कोई वो नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर कि पदों की संख्या इतनी ही हो, कितनी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। अब इन्हीं बहुपदों को अपने को क्या करना है, इन्हीं बहुपदों को आपको देखना है कि इनके शून्य, जो पिछली साल आपने देखा था कि जो चर राशियां एक टॉपिक पढ़ा था आपने बहुपदों का शून्य कक्षा 9 के अंदर, बहुपदों का शून्य है आपने पिछले साल टॉपिक पढ़ा था बहुपदों का शून्य। इसके अंदर क्या करते थे कि जो भी चर राशि होती थी उस चर राशि का जो मान होता था वो मान अपन बहुपद में रखते थे। वो मान क्या करते थे अपन बहुपद में रखते थे, और बहुपद में रख करके और उसका मान ज्ञात करते थे। यदि उसका मान यदि 0 हो जाता था, यदि उसका मान क्या हो जाता था 0 हो जाता था, तो ये मान लेते थे कि बहुपद का शून्य है। और यदि बहुपद का शून्य नहीं होता या कोई वैल्यू ज्ञात होकर के आती है तो समझ जाते थे कि उसका कोई बहुपद का शून्य नहीं है, अपन ये मान लेते थे। तो आज अपन उन्हीं बहुपदों का अपन शून्य देखेंगे कि बहुपदों का शून्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, कैसे ज्ञात करते हैं, और बहुपदों का शून्य का पता कैसे लगाएं, पता कैसे लगाएं, वो सारी बातें देखेंगे। कक्षा 9 में अपन ने बहुपदों का शून्य देखा था, और उन्हीं बहुपदों के शून्य को आज अपन वापिस देखेंगे और देखेंगे कि किस। अच्छा एक बात, इस बहुपद को आप px से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इस बहुपद को आप f और x से भी कर सकते हैं। f का मतलब होता है फैक्टर, FACTOR, फैक्टर का मतलब भी बहुपद ही होता है, फैक्टर का मतलब भी क्या होता है बहुपद ही होता है। और p का मतलब पोलिनोमियली, और पोलिनोमियली का मतलब भी बहुपद ही होता है, पोलिनोमियली का मतलब भी क्या होता है बहुपद ही होता है। तो चाहे आप px कह दो चाहे fx कह दो, एक ही बात है। और यहाँ पर ब्रैकेट में जो x लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपका आगे जो बहुपद लिखा हुआ आएगा उस बहुपद के अंदर सभी पदों के अंदर चर राशि x ही होगी। चर राशि कौन सी होगी x ही होगी, यानी बहुपद है x चर राशि वाला बहुपद हमारा ये है। इसके अंदर आप देख लेना सभी पदों के अंदर x लिखा हुआ होगा, चाहे चर राशि के साथ लिखा हुआ हो चाहे अकेला चर राशि हो, आपके सभी में एक ही समान आपको चर राशि मिलेगी, सीधी सी बात है। अब देखते हैं कि पिछले कक्षा 9 के अंदर बहुपदों का अपन ने शून्य देखा था। अपन क्या करते थे, जो भी x की वैल्यू या तो प्रश्न में दे देता था या फिर प्रश्न से अपन ज्ञात कर लेते थे, सीधी सी बात है। उन दोनों चीजों को अपन बहुपद के अंदर रखते थे और बहुपद के अंदर रख करके उसको हल करते थे बहुपद को। अगर उसका मान यदि 0 हो जाता था तो अपन ये मान लेते थे कि x का जो मान रखा था वो बहुपद के लिए शून्य है, और अगर 0 नहीं होता तो बहुपद के लिए शून्य नहीं है। ये देखा था अपन ने। आज उसी को वापिस पढ़ते हैं और एक उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि इसका बहुपद का शून्य किस प्रकार से होता है। मैं एक बहुपद लिखता हूं f(x), एक बहुपद है और 4x + 2 है, 4x + 2 एक घात बहुपद है, 4x + 2 एक घात बहुपद है। और x की वैल्यू अपन ने पहले से प्रदर्शित की, क्या बोले x = 2 रखो, x का मान कितना रखो 2। यदि x का मान यदि 2 रखूं तो x = 2, ये बहुपद के लिए शून्य है क्या,
यदि x बराबर यदि 2 में यदि बहुपद के अंदर रखूं तो इसका मान यदि 0 हो जाता है तो समझ लेना ये बहुपद के लिए शून्य है, नहीं तो नहीं है। लेकिन हाँ, चिन्ह का आपको विशेष ध्यान रखना है, चिन्ह की गलती नहीं करनी है। ये बहुपद है, थोड़ी सी भी चिन्ह की गलती हो गई पूरा बहुपद गलत हो जाएगा। चिन्ह का आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है। और मैं इसका मान रखता हूँ, बहुपद में x का मान रखते हैं और इस x के मान को कहा जाता है gx, gx कहा जाता है उसको, है कि नहीं? तो देखो साहब, अब x का मान आपको बहुपद में रखना है, x का मान आपको बहुपद में रखना है। x का मान बहुपद में रखने पर जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां आपको 2 रख दो। जहां जहां x लिखा हुआ है वहां पर आपको 2 रख देना है। 4, x का मान 2 और प्लस का 2, प्लस का 2। अब गुना है तो गुना करो, 4 गुना 8, 8 प्लस 2 बराबर 10। हालांकि फिलहाल यहाँ पर तो देखो शून्य नहीं हुआ, यहाँ पर तो शून्य नहीं हुआ, बल्कि इसकी वैल्यू ज्यादा होकर क्या आती है जो कि 10 है। अब यहाँ पर 10 इसका शून्य के नहीं है, इसका शून्य के नहीं है, तो क्या और पदों के लिए शून्य हो सकता है क्या? तो इसके लिए एक मैं उदाहरण लेता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x बटा 5 ये एक उदाहरण लीजिए बहुपदों के शून्य के अंदर। ये एक बहुपद है, आपको मानता है इतना बोले x की वैल्यू 2 रखनी है। x की वैल्यू कितनी रखनी है? 2 रखनी है। अगर x की वैल्यू 2 रखने पर इसका मान यदि 0 हो जाता है तो ये बहुपद का शून्य है और नहीं तो नहीं है। सीधी सी बात है। आओ इसका मैं बहुपद का शून्य रखता हूँ, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटा 5, x का मान कितना रखने पर? x का मान बहुपद में 2 रखने पर, बहुपद के अंदर 2 रखने पर हल करो साहब। 2 की घात 2 प्लस 3 2 माइनस 2 बटा 5। ध्यान दे, x की घात 2 है, x की वैल्यू 2, इसलिए x की घात 2 है तो 2 की घात भी 2 की घात भी 2। देखो साहब, 2 इंटू 2 की घात 2 का विस्तार करूंगा मैं तो 2 बार लिखूंगा, 2 इंटू 2। सही बात है। घात का मतलब यही होता है कि जिस पद के ऊपर घात लिखी हुई है उसको उतनी बार लिख दो, उसको उतनी बार लिख दो। प्लस 3 गुना 2 माइनस 2 बटा 5, माइनस 2 बटा 5। हल करो साहब, 2 दूना 4, 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6 माइनस 2 बटा 5। अब ये दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे, कितने हो गए? 14 माइनस 2 बटा 5। इसके हर नियत पर 1 लगा दोगे, इसके हर नियत पर कितना लगा दोगे? 1 लगा दोगे। और 1 लगाया तो एलसीएम लो इसका, लघुत्तम लो, लघुत्तम कितना आया? 5 आया। अब 1 का भाग तो 5 में 5 बार गया और 5 को 14 से क्या करोगे? गुणा। तो 14 गुना 5 माइनस 2 गुना 5 का भाग 5 में दोगे, 1 बार गया और 1 को 2 से क्या करोगे? गुणा। 2 से क्या करोगे? गुणा। यही होता है, यही होता है। आगे देखो साहब, अच्छा 14 को 5 से गुणा 14 में 70 माइनस 2 एकम 2 बटा 5, 70 में से 2 घटा दो 68, 68 बटा 5। इसका मतलब ये भी बहुपद का शून्य के नहीं है, ये भी बहुपद का शून्य के नहीं है। आगे चलिए एक सवाल और देखते हैं। 2 माइनस एक्स की घात 3, 2 माइनस एक्स की घात 3 एक बहुपद है। अब इस बहुपद का आपको शून्य बताना है, ये बहुपद का शून्य है अथवा नहीं है, ये भी बहुपद का शून्य है अथवा नहीं है। अब x का मान आपको वही 2 रखना है, x का मान कितना रखना है? वही 2 रखना है। 2 रखा, 2 माइनस 2 की घात 3, 2 माइनस 2 की घात 3
तो 2 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूना 8। अब ध्यान दें 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 का मतलब है कि यहाँ पर ये माइनस की 8 बड़ी संख्या है। गणितीय चिन्ह का आपको ध्यान रखना है कि आपको गणितीय चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। चिन्ह किसका है? माइनस का। बड़ी संख्या जिसकी होगी चिन्ह भी उसी का आएगा, चिन्ह भी उसी का आएगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है तो इसलिए चिन्ह भी किसका आएगा? माइनस का आएगा। अच्छा, आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की इसलिए चिन्ह क्या आएगा? माइनस। ये प्लस माइनस माइनस होता है, ये तो नियम है। नियम होने का मतलब ये है कि घटेगा, प्लस माइनस माइनस होगा यानी घटेगा। लेकिन चिन्ह किसका आएगा? वो तो संख्या पर निर्भर करेगा कि संख्या बड़ी किसकी है। संख्या यदि प्लस की है तो प्लस का आएगा, माइनस की तो माइनस का आएगा। सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से इन बहुपदों के शून्य को हल करना है। अब देखिए साहब, कल अपन देखेंगे कि द्विघात बहुपदों का शून्य और उनके आपस के पदों का गुणांक। द्विघात बहुपदों का शून्य यानी जिनके घात यदि 2 लगी हुई हो तो उनका शून्य और एक दूसरे के जो गुणांक होते हैं, आपने नाम पहली बार सुना होगा गुणांक है, कोएफिशिएंट कहा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल फैक्टर। तो आपको बहुपदों का शून्य के साथ साथ बहुपदों का अपन गुणांक भी देखेंगे कि एक पद किसी दूसरे पद से अगर गुणा हो रहा है तो उनमें भी कोई संबंध होता है क्या। हालांकि जैसे आप देख रहे हैं 2x², तो ये 2x² का मतलब x² का गुणांक 2 है और 2 का गुणांक x² है, यानी दोनों पद किन से आपस में गुणा हो रहे हैं, दोनों पद किन किन से गुणा हो रहे हैं। तो पदों का गुणांक का मतलब एक पद इस x से गुणा हो रहा है और x वाला पद 2 से गुणा हो रहा है। यही बात हो तो क्या कहें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 4x है तो मैं कहूँ 4 का गुणांक यानी 4 से गुणा होने वाला पद कौन सा है? x ही है। तो 4 का गुणांक क्या कहलाएगा? x कहलाएगा। अब मैं कहूँ x का गुणांक कौन सा है? बोले x से कौन सा पद गुणा हो रहा है? बोले 4 हो रहा है। तो ये दोनों पद एक दूसरे के गुणांक कहलाते हैं। ये दोनों पद क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के गुणांक कहलाते हैं। वो अपन कल देखेंगे कि इन बहुपदों का गुणांक किस प्रकार से होता है।